नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड में मौसम का यू टर्न, 15 से 17 जून के बीच मानसून की दस्तक के संकेत। पीएम मोदी ने रचा इतिहास, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ बने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री। झारखंड में आज से बालू खनन पर रोक, राज्य के सभी 444 घाट 4 महीनों के लिए बंद। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में आईसीयू ड्यूटी से गायब मिले 15 जूनियर डॉक्टर, अधीक्षक ने 24 घंटे में मांगा जवाब। जोरजिला सुरंग से भारत की बड़ी सफलता, लद्दाख से कश्मीर का रास्ता 15 मिनट में होगा तय। अब बात करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे हम मौसम को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में भीषण गर्मी ने राहत मिलने के संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बुधवार यानी 10 जून से राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कोडरमा और हजारीबाग को छोड़कर अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और वज्रपात की संभावनाएं जताई गई है। इसे देखते हुए कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं मौसम विभाग ने 15 से 17 जून के बीच संथाल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून के प्रवेश की संभावना व्यक्त की है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है और मानसून अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में 15 से 17 जून को राज्य के अंदर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। सीधे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुर्शिद जुड़ चुके हैं। तो मुर्शिद, क्या कुछ जानकारी आ रही है मानसून को और कब तक झारखंड में प्रवेश हो सकता है? देखिए अनुपम, आपको मैं बता दूं कि अभी अगर रांची शहर का बात करें तो रांची शहर में वाकई में लगातार गर्मी से आम जनता को परेशान कर रही है। वहीं मौसम विभाग की ओर से कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि 15 से 22 तारीख तक जो ये रांची शहर में या झारखंड में ये जोरदार बारिश होगी। उसके बाद कहीं न कहीं मौसम विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि जितने भी किसान है जो खेतों में उतर कर काम करते हैं, उन लोगों को साफ साफ निर्देश दिया गया है, साफ साफ अलर्ट किया गया है कि आप लोग जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से कहीं न कहीं बारिश का समय पर जो बिजली कड़कती है उसके वज्रपात होने की डर रहती है। इसके कारण जो है कहीं न कहीं किसानों को खतरा मंडराता है। कहीं न कहीं कई किसानों को मतलब मौत भी हो जाता है वज्रपात होने से। इसको लेकर जो है मौसम विभाग की ओर से लगातार जो है हाई अलर्ट किया जा रहा है। उसके बाद लगातार जो है किसानों को, लोगों को अपील भी किया जा रहा है कि आप लोग जो जिस समय मौसम भी खराब हो तो वो ना ही तो पेड़ के नीचे छुपे और नहीं तो कोई खेत खलिहानों में रहे। इसको लेकर जो है लगातार जो है मौसम विभाग की ओर से इन लोगों को अपील किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस टाइम मौसम खराब होती है उस टाइम किसानों लोगों को लेकर क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल मुर्शिद, कहीं ना कहीं एक तरफ से हम कह सकते हैं कि मानसून के आने से पहले जो एक तैयारी होती है वो देखने को मिल रही है। चाहे विभाग की ओर से अलर्ट करना हो या तमाम जानकारी उपलब्ध कराना हो, वो किया जा रहा है। लेकिन मुर्शिद, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब जो है मानसून की अगर हम तिथि की बात करें तो 15 से 17 जून एक संभावित तिथि है। ऐसे में क्या लग रहा है, एक मानसून आने से पहले रांची शहर की खास तौर पर बात करें तो क्या कुछ मौसम में बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं? टेम्परेचर में कुछ कमी होती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल अनुपम, आज से ही मौसम थोड़ा थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं अगर बात करें तो धूप थोड़ा सा है, लेकिन उमस
उमस जो गर्मी हो रहती है अनुपम, वो उमस गर्मी देखने को मिल रहा है। लेकिन अनुपम ये भी देखा जाएगा कि अब जैसे जैसे समय ढलेगा वैसे से आम जनता को राहत मिलती है या उम्मस वाली गर्मी आम जनता को झेलना पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से लगातार जो है अपील किया जा रहा है कि 18 से 22 तारीख तक जो है वो मौसम में कभी करवट ले सकती है। अब देखना होगा कि आम जनता को कब तक इस गर्मी से राहत मिलती है। अनुपम, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुर्शिद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे। आपको बता दें कि मानसून की दस्तक होने वाली है और ऐसे में विभाग के साथ तमाम प्रशासन भी अलर्ट मोड पर कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। वहीं भीषण गर्मी से अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद है। अगली खबर की अब हम बात करें तो अगली खबर अब बता दें आपको कि प्रधानमंत्री के कीर्तिमान नए रिकॉर्ड से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया। बुधवार को उन्होंने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2014 में पहली बार देश की कमान संभाली थी और इसके बाद 2019 तथा 2024 के आम चुनाव में लगातार देश कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लगातार 3 कार्यकाल तक देश का नेतृत्व करते हुए उन्होंने शासन काल की अवधि के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष, विदेश नीति और सामाजिक कल्याण योजना के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे। उनके नाम अब देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हो गया, जो भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाएगा। अगली खबर भी कहीं ना कहीं बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारत ने सामरिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए जोड़जिला सुरंग परियोजना में बड़ा ब्रेक थ्रू प्राप्त किया। दरअसल हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बन रही यह सुरंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा समय में भारी कमी आएगी। जहां अभी इस मार्ग को पार करने में करीब 3 घंटे लगते हैं, वहीं सुरंग के चालू होने के बाद यह सफर मात्र 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। करीब 13 किलोमीटर लंबी जोड़जिला सुरंग एशिया के सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंगों में शामिल होगी। यह सुरंग श्रीनगर, सोनमर्ग, द्रास और कारगिल को लद्दाख से बेहतर तरीके से जोड़ेगी। वर्तमान की बात करें तो भारी बर्फबारी के कारण जोड़जिला दर्रा कई महीनों तक बंद रहता है, जिससे आम लोगों के साथ साथ सेना की आवाजाही भी प्रभावित होती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि सुरंग के संचालन से क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों तक आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति भी आसान होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे सेना को हर मौसम में तेज और सुरक्षित संपर्क मार्ग उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना को देश के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बुनियादी ढांचा कार्यों में शामिल किया है। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके पूरा होने के बाद लद्दाख तथा कश्मीर के बीच आवागमन की तस्वीरें पूरी तरह बदल जाएंगी। बात करेंगे बालू को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में बुधवार से बालू का संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल एनजीटी के निर्देश के तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य की नदियों से बालू उत्खनन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही राज्य के सभी 444 बालू घाटों पर खनन गतिविधियां बंद हो गई है। ऐसे में अब अगले 4 महीने तक निर्माण कार्यों की रफ्तार काफी हद तक पहले से जमा स्टॉक और वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था पर ही निर्भर रहेगी। अधिक असर राजधानी रांची सहित उन जिलों में पड़ने की संभावना है जहां निजी और सरकारी निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर चल रहे। प्रतिबंध लागू होने से
पहले ही बाजार में बालू की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत मिलने लगे हैं। बता दें कि राजधानी के अलग अलग इलाकों में आपूर्तिकर्ता अतिरिक्त दर वसूल रहे हैं, जबकि कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर बात करें तो 10 जून से बालू उठाव पर अब ब्रेक लग चुका है। ऐसे में सीधे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। तो अभिनव, क्या कहिएगा, एनजीटी का फैसला आज से लागू हो गया है, ऐसे में दरों पर कितना प्रभाव डाल सकता है यह रोक? बिल्कुल, आज से जो एनजीटी की है वो रोक लग गई है। 10 जून से 15 अक्टूबर तक यह रोक लगेगी, क्योंकि 4 महीने ये हर साल इसी तरह से होता है और मानसून के सीजन में इस तरह से एनजीटी डिसीजन लेता है, क्योंकि जो चीजें निकल कर आती है कि पर्यावरण को बचाना है, लिहाजा उसी के चलते इस तरह से डिसीजन लिया जाता है। और अब एनजीटी की जो रोक लगी है, बालू घाटों से बालू का उठाव जो है वो रुक जाएगा और ऐसे में कहीं ना कहीं बालू की जो किल्लत है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर बात करें तो बालू घाटों की नीलामी जो प्रक्रिया है कुछ न कुछ तकनीकी कारणों से रुक जाती है। हालांकि 14 बालू घाटों में प्रोसेस जारी था, लेकिन अब एनजीटी के रोक के बाद ये अब खनन पूरी तरह से रुक जाएगा। लिहाजा सरकार किस तरह से इसे टैकल करेगी, क्योंकि जो इससे जुड़े लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, क्योंकि बालू का जो रेट है वो एनजीटी के रोक के बाद श्योरली है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिससे आम लोगों को दिक्कत होगा। जी बिल्कुल अभिनव, कहीं ना कहीं बालू के रेट में अब बढ़ोतरी के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि मानसून के दौरान अगर विशेषज्ञों की माने तो राज्य भर में 4 से 5 करोड़ सीएफटी बालू की जरूरत पड़ती है। तो अब ये जो बालू है इसकी आपूर्ति कहाँ से होगी? स्टॉक के बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या पहले से कुछ स्टॉक जमा है या फिर काला बाजारी बढ़ सकता है? देखिए, सरकार के पास कुछ न कुछ स्टॉक रहता है, लेकिन वो पर्याप्त संख्या में नहीं होता है और ऐसे में जो इस कारोबार से जुड़े जो लोग होते हैं उनको फायदा होता है, वो स्टॉक को इकट्ठा करके रहते हैं। चाहे वो रांची की बात कर लिया, अन्य जिलों में इसी तरह से आपको बड़े बड़े स्टॉक देखने को मिलेंगे। और जब एनजीटी की रोक लगती है और जब बालू को किल्लत होती है तो रेट अपने आप बढ़ जाता है और जिससे जो बालू कारोबारी से जुड़े जो लोग हैं, जो ब्लैक काम करते हैं, उनको फायदा पहुंचता है और वो मालामाल होते हैं। देखिए, ये सारा कुछ ये कहने में गुरेज नहीं होगा कि सरकार के मिलीभगत से सब सारी चीजें होती हैं। तो और कहीं ना कहीं इससे जो है जनता पिसती है, क्योंकि सरकार को पहले डिसीजन लेना होता है कि भाई राज्य में इतने सीएफटी बालू की जरूरत होगी, तो सरकार उस समय क्यों नहीं तत्पर होती है? बालू घाटों की नीलामी क्यों नहीं होती है? प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी होती है? आज हमारे पास 444 बालू घाट है, 14-15 या इतने ही बालू घाट क्यों प्रोसेस में होते हैं? ये सब सारे सवाल है और सवाल खड़े होते हैं। और अगर मुख्यतः बात करें तो सरकार की मिली भगत से जो है बालू कारोबारी फायदा उठाते हैं और जो सफेद पोस्ट लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल होते हैं। जी, मुख्य रूप से अभिनव, आपसे अंतिम सवाल रहेगा कि अगर जानकारी हो तो हमें बताएं कि अभी वर्तमान में एक हाइवा बालू की कीमत क्या कुछ चल रही है और आने वाले समय में क्या कुछ बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, अगर हाइवा की बात करें तो 30 से 35 हजार रुपए का रेट हो जाता है और ये रेट जो है आपको और भी बढ़ के मिलेगा जैसे जैसे समय गुजरता है। बालू का जो रेट है वो हाई होने लगता है और कस्टमर की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि घर तो बनेगा ही और काम तो होंगे ही, जिसको करना है वो तो करेगा ही। लिहाजा जो रेट है वो भी बढ़ जाता है और मुझे लगता है कि अगर एक हाइवा की बात करें तो ये 35 से 40 हजार रुपए तक रेट पहुंच जाता है अनुपम, जो कि रेट बहुत कम होता है। अगर ट्रैक्टर के हिसाब से बात करें तो अगर आम दिनों की बात करें तो 3500-4000 के आसपास रेट होता है, लेकिन अगर यही एनजीटी की रोक लगने के बाद ये रेट जो है 7-8 हजार और 10 से 15 हजार तक भी पहुंच जाता है। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे किस कदर एनजीटी का जो रोक अब लागू हो चुका है और कहीं ना कहीं अब इसका जो प्रभाव है बालू की कीमतों पर पड़ेगा और साफ तौर पर पड़ना जायज है, क्योंकि तो बालू का स्टॉक है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, क्योंकि 4 महीने तक ये रोक रहेगी। ऐसे में जो बालू के स्टॉक है उसके दाम बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। तो साफ तौर पर अब लोग सतर्क नजर आ रहे हैं और इसका असर आने वाले दिनों पर निर्माण कार्य पर भी साफ तौर पर
दिखाई देने वाला है। ये तो बात रही बालू की, लेकिन अगली खबर जो है वो जमशेदपुर से आई है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाए जाने के मामले में 15 जूनियर डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दरअसल अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बलराम झा की ओर से जारी नोटिस में सभी डॉक्टरों को 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार संबंधित डॉक्टरों की ड्यूटी आईसीयू में द्वितीय एवं तृतीय पाली में लगाई गई थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान वह अपने निर्धारित कार्यस्थल पर मौजूद नहीं मिले। इससे मरीजों के उपचार और अस्पताल की व्यवस्था के प्रति गंभीर लापरवाही मानी जा रही है। बात करेंगे बोकारो की। आपको बता दें कि बोकारो जिले के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल रेलवे गेट के पास स्थित राशन दुकान का ताला तोड़कर खाद्य सामग्री चोरी कर ली गई है। वहीं डीटीडीसी कोरियर कार्यालय का भी शटर तोड़कर चोर तमाम जो मॉनिटरिंग और समेत बैटरी तमाम लगे सारी चीजों को चोरी कर ली। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर चीजें रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन उसे भी चोरों ने उखाड़ कर अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि दुकानदार के अनुसार सामान लाखों के थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बोकारो थर्मल थाना पहुंच चुके हैं और मामले की जांच की जा रही है। मॉर्निंग में 4:30 बजे जो है ना, बगल से जो जा रहे थे वो बताएं जी कि आपका शटर खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है। तो रात में मालूम चला तो रात में ही हम लोग आ गए। सुबह में मतलब 4:30 बजे भोर आए हैं यहाँ पे। क्या सामान की चोरी हुई? सामान में जो है मेरा यहाँ पे सिस्टम था, सीपीयू था, मॉनिटर था, बैटरी था, इन्वर्टर का वो लेके गए हैं। ऊपर में एनवीआर था, एसएमपीएस था, मतलब सिस्टम में जितना था में सब 4 गो कैमरा लेके गए हैं। आईपी कैमरा था 4 गो। तकरीबन कितना का होगा? लमसम 1 से 1.5 के बीच में। 1 से 1.5 क्या? 1.5 लाख, क्योंकि मेरा सिस्टम जो था i7 सिस्टम था, 70 हज़ार का खाली सिस्टम था। और जो है एनवीआर था, मेरा एनवीआर भी कम से कम जो है 60-70 हज़ार का एनवीआर था, क्योंकि उसमें जो है मेरा हार्ड डिस्क जो है बहुत ही पावरफुल हार्ड डिस्क था, 6 TB का हार्ड डिस्क था। और जो है एक कैमरा जो है मेरा 5,000 का कैमरा था। थाना को इन्फॉर्मेशन किए क्या? मॉर्निंग में किए हैं। आए थे क्या? आए थे। बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणब झा रामगढ़ के प्रसिद्ध रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया और अपनी उम्मीदवारी की सफलता के लिए प्रार्थना की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत रामगढ़ विधायक ममता देवी और तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। तमाम नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और तमाम स्थितियों की जानकारी के बाद मां छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना करके बाद वो यहां से रवाना हो गया। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य की सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है और जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अपने मत में मतदान को लेकर अलग अलग तरह के स्ट्रेटजी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।